तो अपन रिकॉर्ड। सो देयर मस्ट बी नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, अपन ने प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ा था, अपन ने सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ा था, और सी अपन लिखेंगे दैट इज एक्सेस ऑफ सिमेट्री होता है। तो मेरे ख्याल से अपन एक्सेस ऑफ सिमेट्री को ही डिस्कस करना था अपन, है ना। तो मैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री की बात कर लेता हूं। तो अगर अपन एक्सेस ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे ना, दैट इज एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री दैट विल बी लाइक दिस, दैट इज एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है, वैसे तो अपन पता क्या कहेंगे, ऑल मॉलिक्यूल्स, no matters they are optically active or inactive, they will have excess of symmetries, will have excess of symmetry. No matters it is optically active or inactive. No matters it is optically active or optically inactive. So वो optically active है या inactive है, इससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, optically active और optically inactive, optically inactive. So no matters it is optically active or inactive, अपन कहते हैं the all molecules will have excess of symmetry. तो अपन कहेंगे ठीक है सर, ये बताओ एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती क्या है। बाकी तो ठीक है, आप ये बताओ मुझे कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। तो अपन कहेंगे देख भाई, एक्सेस ऑफ सिमेट्री जो होता है ना, सो एक्सेस ऑफ सिमेट्री इज व्हेन अ मॉलिक्यूल इज रोटेटेड, है व्हेन अ मॉलिक्यूल इज rotated through any axis, through any axis, any axis, any axis, then same phase, उसका same phase must be repeated, then same phase must be repeated, phase must be repeated at least once, must be repeated at least once on 360-degree rotation, on 360-degree rotation, rotation. So same phase must be rotated on 360-degree rotation, ये होना चाहिए। तो ठीक है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री it is also called proper axis of symmetry, axis of symmetry, और CN axis of symmetry, axis of symmetry। अपन मतलब इसको ऐसे भी बोलते हैं, CN axis of symmetry भी बोलते हैं, ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ एक्सेस ऑफ सिमेट्री है क्या। तो पता क्या होता है भाई, एक बात बताओ, आप सब मुझसे कह रहे हो कि सेम फेस मस्ट बी रिपीटेड एटलीस्ट वन ऑन 360, हाँ तो हो ही जाएगा फिर तो। भाई एक बात बताओ, जैसे मैं तुम्हारे सामने खड़ा है, ये मेरा फेस है, वो 360-डिग्री रोटेशन के बाद तो एक बार तो फेस आ ही जाएगा से। इसका मतलब सभी मॉलिक्यूल में होगा फिर तो। भाई आपने लिखा बिफोर 360 डिग्री लिखते तो अपन कहते नहीं सर, आप ना ऐसे, आपका फेस अगर ये है तो 360-डिग्री रोटेशन में आपने तो 360 कर दिया। अगर बिफोर 360 डिग्री होता तो सेम फेस फिर रिपीट नहीं हो पाता, क्योंकि ये कैप है ना इसका, ऐसे कैप दिख रहा है, ये वाला कैप नहीं दिखेगा ना, ये क्या वाला कैप तो वापस 360 पे ही दिखता ना, ये साइड। तो सेम फेस मस्ट बी रिपीटेड, तो ऑब्वियसली बात है, कोई भी होगा कितना भी अनसिमेट्रिकल होगा सर, वो 360 डिग्री रोटेट करेगा तो वापस सेम फेस तो आना ही आना, ठीक है। तो अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, तो अपन इसको देखते हैं कि होता क्या है, आप रोटेट कैसे करोगे। मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एग्जांपल, मॉलिक्यूल छोड़ के कुछ और एग्जांपल। मान लो अपन ने क्यूब की बात, मेरे पास ये क्यूब है, ये क्यूब है, पता क्यूब में अगर मान लो क्यूब के वर्टेक्स को, कॉर्नर को ना अपन कार्बन मान लो, क्यूब के कॉर्नर को अगर मैं दूसरा कुछ इससे डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर मैं क्यूब के कॉर्नर को मैं एक कार्बन मान लेता हूं
और ये हाइड्रोकार्बन होगा, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होंगे, तो मुझे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बता सकते हो उसमें कितना होगा, du कितना होगा? व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन अ क्यूब? बताओ, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन अ क्यूब? du कितना होगा क्यूब का? क्यों नहीं बताएगा? क्यों? भाई हर एक कॉर्नर पे कार्बन होगा, तो C8 हो गया, और हर एक कार्बन कॉर्नर के कार्बन से 3 एक्सेस ड्रॉ होंगे, तो एक हाइड्रोजन होगा, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो C8H8 हो गया। अब अपन डी कैलकुलेट नहीं कर सकते इसमें? कर सकते हैं ना सब लोग? कितना डी आएगा बताओ यार, तुम लोग बिल्कुल एकदम बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मतलब सर हम लोग कुछ नहीं आता। कितना डी होगा आप लिखो ना चैट में, चैट में तो मुझे ही दिखता है बस। हाँ तो मुझे मतलब अपन लिखेंगे यार चैट में, बताएंगे कि हाँ ठीक है आप पूछो मैं बताएंगे बात, राइट ना? तो अपन कहेंगे देखो सर, इधर C8H8 है, तो इसको कंपेयर कर देता हूँ CnH2n+2 से। आपने कहा था हाइड्रोकार्बन से कंपेयर कर रहे हैं, एन का वैल्यू आप मुझे 8 दे रहे हो, तो इधर होना चाहिए 16+2 18 होना चाहिए। मेरे पास 18 माइनस कितने हाइड्रोजन कम है 10 डिवाइड बाय 2 करना होता है। आप मुझे ऐसे डी कैलकुलेट करके बताते हो, ये डी, ठीक है ना? तो अपन सबको डी कैलकुलेट करना आता है, ऐसे मैंने बता रखा है अपन को कि डी कैसे कैलकुलेट। तो ठीक है, अपन कहेंगे देख भाई, इसमें अब अपन एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे वापस आते हैं। अगर मुझे इसमें कोई एक्सिस चूज करना है तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, इधर ये वाला एक्सिस और इधर वाला एक्सिस, अपोजिट फेसेस वाले एक्सिस, और इससे ऐसे एक एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसको रोटेट करूंगा, ऐसे रोटेट करता हूं, तो देखो अपन को पता है क्यूब में 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। ये वाले फेस की बात करते हैं, ये वाले फेस, इसके तो सारे फेस एक जैसे होंगे अगर क्यूब होगा तो। अगर मान लो इसको मैं ऐसे रोटेट करता हूँ, इस प्लेन में ऐसे रोटेट करूंगा, तो बताओ इसी टाइप का फेस कितने बार रिपीट होगा ऑन 360 डिग्री रोटेशन? तो 360 डिग्री जब मैं रोटेट करूंगा इसको ऐसे, तो बताओ कितने बार सेम फेस रिपीट होगा? 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है, 4 बार रिपीट होगा ना, 4 टाइम्स। अगर ये फेस पहले ये होगा, फिर आप रोटेट करोगे तो ये वाला नीचे वाला फेस ऊपर आएगा, फिर पीछे वाला फेस सामने आ जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला फेस, तो 4 टाइम रिपीट होगा ना ये फेस। तो अपन कहेंगे अच्छा अच्छा, तो ये जो n लिखा ना आपने, n ये वाला CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो CN में जो n होता है ना, तो मैं इसको C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री लिखने वाला हूं। तो 4 कैसे आया? तो अपन कहेंगे सर CN में n इज नंबर ऑफ CN है, इन CN, पहले तो मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा, n का वैल्यू जो होगा वो 360 डिवाइड बाय 90 होगा, 4 आ गया। मतलब n जो था वो क्या था कि सेम फेस कितने एंगल पे रोटेट करने के बाद सेम फेस आता है। तो 90 पे आप हर बार 90 डिग्री रोटेट करने के बाद सेम फेस आ रहा है, तो अपन ने 90 से डिवाइड कर दिया। तो अपन ने कहा इन CN n is the angle at which, angle of rotation at which same face is repeated, same face is repeated, right na? So n is the number of, right, n is the angle at, no, number of times, n मतलब ये तो थीटा हो जाना चाहिए, मैंने कुछ गड़बड़ किया, रुको यार, मतलब n तो मुझे पता है कैसे, लेकिन अपन ने n तो n लिखना था ना अपन को, तो एंगल कहां से आ गया? तो CN में n is, where n is in CN, where n is the number of times the same face
is repeated when rotated to when the molecule is rotated to 360 degree 360 degree rotation. तो n मतलब कितने बार सेम फेस रिपीट होने वाला है जब अपन 360 डिग्री रोटेशन करेंगे, दैट इज इट. तो अब अगर मान लो क्यूब में अपन एक अज्यूम करें दूसरा कोई, मतलब क्यूब काफी सिमेट्रिक होता है तो उसमें बहुत सारे सिमेट्री एलिमेंट्स हो सकते हैं क्योंकि क्यूब काफी सिमेट्रिक होता है, राइट. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर क्यूब सिमेट्रिक है ना तो अपन ऐसे कर लेते हैं. अब देख, अगर अपन इसको बॉडी डायगोनल से मतलब अपन ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, बॉडी डायगोनल से हैं, और फिर अपन इसे रोटेट करें, देख भाई ऐसे. तो इसको अगर मैं रोटेट करूंगा तो बताओ Cn में n कितना आएगा, कितने बार सेम फेस रिपीट होगा. तो अपन कहेंगे देखो भाई, आप क्यूब की बात कर रहे हो, अगर आप क्यूब की बात कर रहे हैं तो मुझे एक बात पता है कि मान लेते हैं अपन कि ये ऐसे क्यूब दिख रहा है अपन को, मार्कर वाला डब्बा है, ठीक है. तो अपन ने कहा कि भाई आप यहां पर या यहां ले लेते हैं अपन, और इधर ऊपर वाला और यहां वाला, तो इधर वाला और इधर वाला ये तो सिमेट्रिक दिख रहा होगा ना. तो अगर अपन इसको ऐसे रोटेट करेंगे अगर क्यूब है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला फेस उधर चला जाएगा और उधर वाला फेस इधर आ जाएगा अगर अपन रोटेट करेंगे ऐसे. तो इसका मतलब 180 रोटेट करना पड़ेगा, 180 पे रोटेशन से आएगा फिर इसमें, तो 180 रोटेट करेंगे तब, तो इसमें जो n का वैल्यू होगा वो C2 आ जाएगा. 2 क्यों? बिकॉज n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय आप 180 तब वो आया वो, इसलिए अपन उसे कहेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो अपन उसे बता सकते हैं भाई वो C2 एक्सिस. तो अगर बॉडी डायगोनल से करेंगे, ये बॉडी डायगोनल है, दैट इज C2 फ्रॉम बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल उससे ही, ठीक है ना. तो अपन बॉडी डायगोनल से पढ़ सकते हैं. अब अपन कुछ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं. वो ठीक है, मतलब आपने मुझे बताया कि वो एक्सेस कैसे, क्योंकि थ्रू एनी एक्सेस अगर अपन को रोटेट करना है तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, और डायगोनली था तो ऐसे भी कर लिया था अपन बॉडी डायगोनल, राइट. तो बी की बात करते हैं. BF3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं. मान लो अपने पास BF3 मॉलिक्यूल है, तो BF3 मॉलिक्यूल में अपन कहेंगे देख भाई F है, ऐसे इधर भी F होता है और इधर भी F होता है ऐसे, और इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है ऐसे, व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, जिसमें अपन बैक बॉन्डिंग बताते हैं, उसमें अपन बैक बॉन्डिंग बताते हैं, वो अपन को पता है, राइट. अब एक बात बताओ, अगर मान लो मैं इस मॉलिक्यूल को इस एक्सेस के अलोंग रोटेट करता हूं, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता है, अपन को पता है ये तीनों एक ही प्लेन में है और तीनों के बीच में बॉन्ड एंगल 120 है. तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, C1 एक्सेस, C2 एक्सेस या C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री. तो कितना एक्सेस ऑफ सिमेट्री आएगा अगर मैं इसको रोटेट करूंगा ऐसे, तो अपन कहेंगे इसमें C3, राइट ना. क्योंकि अपन कहेंगे भाई एक फ्लोरीन ऐसे हो गया, एक फ्लोरीन ऐसे हो गया, और एक फ्लोरीन अपन ऐसे बना लेते हैं, ये लो भाई 3 फ्लोरीन. अब सपोज करते हैं अपन इसको इस ऐसे एम्प्टी ऑर्बिटल था ये वाला, तो इसको अगर ये सारे बॉन्ड एंगल 120 हैं तो जब आप रोटेट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 120 जैसे पूरा मतलब आप रोटेट करोगे तो 3 बार एक ही 3 बार एक ही जैसे फेस रिपीट होंगे 120 एंगल होने की वजह से, ठीक है. तो अपन कहेंगे भाई इसमें जो आपने मुझे बताया तो C3 एक्सिस. अब इसमें एक और चीज हो सकता है, अच्छा तुम बताओ, मेरी मर्जी, मैं कहूंगा देखो इस मॉलिक्यूल को ना मैं ऐसे रोटेट करूंगा, अब बताओ क्या प्रॉब्लम है. ये मॉलिक्यूल ऐसे है, ये 2 फ्लोरीन एक फ्लोरीन ये आ गया ऐसे. अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करूं तो तब भी तो वही होगा, ऐसे रोटेट करके ऐसे रोटेट भी तो कर सकता हूं. तो फिर कितना एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगा. आप मुझसे ये बोल रहे हो कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इस एक फ्लोरीन के अलावा BF बॉन्ड के अलावा रोटेट करते हैं,
अगर रोटेट करेंगे तो इसमें कितना आएगा C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री 180 पे, मतलब 180 पे ये वाला फ्लोरीन इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा 180, बिल्कुल सही, दैट इज C2। तो अपन बता सकते हैं C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ठीक है, अगर मान लो मेरे पास ऐसे के अपन CH4 मान, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन ऐसे होगा और एक हाइड्रोजन ऐसे होगा और एक हाइड्रोजन ऐसे। अब इनको पता है इट इज अ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, सारे बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट्स होते हैं। अगर मैं इसको इस एक्सिस के अलावा मान लेते हैं, बल्कि इसको इस एक्सिस के अलावा मैं रोटेट करता हूं, तो बताओ इसमें कितना सी लिखूं मैं? अगर ऐसे रोटेट करूंगा तो क्या लिखेंगे? तो अपन कहेंगे देखो भाई, यहाँ आपने ना एक फेस ऐसे ट्राइंगल जैसे बना रखा है, वो पिरामिड जैसे बनेगा ना, तो जब अपन रोटेट करेंगे तो एक फेस ये दिखेगा, एक फेस ये दिखेगा और एक फेस पीछे से इन दोनों के बीच में दिखेगा। तो सबको पता है व्हाट इज मतलब टेट्राहेड्रल शेप क्या होता है, ऐसे होता है टेट्राहेड्रल शेप। दिस इज हाउ द टेट्राहेड्रल शेप इज, है ना भाई, ऐसे होगा टेट्राहेड्रल शेप। तो अपन क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस के अलोंग अपन उसे रोटेट कर रहे हैं। तो अपन कहेंगे देख भाई, एक बार ये फेस दिखेगा और सिमिलरली ये वाला फेस भी दिखेगा और एक बार ग्रीन और ब्लैक का फेस भी दिखेगा, 3 बार दिखेगा। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल 3 टाइम्स दिखेगा, राइट ना? सबको समझ में आया ना? 3 टाइम्स, तो अपन कहेंगे यहाँ पर C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल सही। अब आपको समझ में आ रहा है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे कैलकुलेट। अब मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मतलब अब आपको ऐसे देता हूँ। अच्छा, मेरे पास ऐसे एक स्क्वायर गिवन है मॉलिक्यूल, और इसमें एक बार Cl इधर लिखता हूँ, एक बार Cl इधर लिखता हूँ, और इधर H है, इधर H है। तो बताओ इसमें कितना है एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा और कहां से होगा? तो अपन कहेंगे इस वाले सेंटर से ना, इस वाले एक्सिस से अगर मैं रोटेट करूंगा तो फिर अपन कहेंगे भाई इसको ना 180 रोटेट कर दो। ऐसे 180 रोटेट करोगे तो ये वाला Cl इधर चला जाएगा और ये वाला Cl इधर आ जाएगा। तो कितना एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल देंगे अपन? C2। बिल्कुल। अब मान लो एक मॉलिक्यूल में दूसरा लेता हूं। अब तुम मुझे बताओगे, हाँ, ये C था, ये D था। अब मेरे पास एक मॉलिक्यूल ऐसे है, मान लो ये मॉलिक्यूल पास, तो बताओ इसमें कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ, अब तुम लोग बताओगे हैं, अगर कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो आपको बताना है। और मेरे पास ऐसे भी गिवन है, इसमें कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? इसमें कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? अब इसमें देखते हैं, ठीक है ना? तो ये मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं आपको, और ये मॉलिक्यूल्स आपको बताना है मुझे कि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या नहीं। तो ये बताना है आपको, तो बताओ एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर है तो। क्योंकि क्वेश्चन अपन से यही पूछेंगे, विच ऑफ द मॉलिक्यूल कैन हैव C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री? इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें C2 कभी नहीं हो सकता। तो अपन कहेंगे इसमें C2 नहीं है बस। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन हैव C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री? तो अपन को हर बार हर एक एंगल से चेक करना पड़ेगा, हर एक एक्सिस से क्या उसमें C3 आ सकता है, मतलब 120 एंगल पे उसमें सेम फेस आ सकता है। अगर आ सकता है तो C3 हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। अब बताओ। C3 एक्सिस।
ई में C2 है, ठीक है, ई में C2 है, तो मुझको बताया गया ई में C2 है, तो अपन क्या करें, ई में C2 दिख रहा है अपन को, जी में सी, अच्छा तो मैं एक बार इसको देख लूं, देख इसको अगर अपन इसको ना इस सेंटर से है, इस वाले पॉइंट से अगर आप 180 डिग्री रोटेट करो तो ये वाला बी आर ऊपर चला जाएगा और ये वाला बी आर नीचे आ जाएगा, मतलब इसको ऐसे रोटेट कर दो मॉलिक्यूल 180, मतलब परपेंडिकुलर तो मॉलिक्यूल भी अपन रोटेट कर सकते हैं, ये 3D स्ट्रक्चर है इसका, तो इसमें से सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, इसलिए अपन इसमें वेजडेस नहीं दिखा सकते, तो अपन लेकिन को अपन को एक बात पता है कि परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूल ले लो आप और इसको फिर ऐसे रोटेट कर दो आप, ऐसे 180 रोटेट करोगे ना आप, ऐसे 180 तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, मतलब ऐसे रोटेट करोगे तो ऐसे बन जाएगा, तो ये नीचे चला जाएगा ऊपर आ जाएगा, मतलब C2 एक्सेस है। भाई अगर किसी को डाउट होगा तो उसे बताना पड़ेगा, ध्यान रखना, तो इसका मतलब है C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है इसमें, उस पॉइंट से जहां मैंने C2 लिखा। F की बात करेंगे तो F में कोई सिमेट्री है क्या, F में कोई सिमेट्री है क्या, तुमको अच्छे से पता है, चैट में सिर्फ मैं देख सकता हूं, इसलिए अगर आंसर आपको पता है तो आप लिखो आराम से, मुझे पता तो चलेगा ना यार कि कौन बता रहा है। इसमें C1 बताया मुझे, ठीक है, ओके, इसमें C1 बताया मुझे, तो इसमें C1 है क्या देखो, तो मैं कहूंगा इसमें ना इसमें भी C2 एक्सेस, पता कैसे, अच्छा मान लेते हैं, देख कैसे बता, ये नीचे वाला Cl है और ये ऊपर वाला Cl है, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट कर दूं तो, मतलब इस मॉलिक्यूल को ऐसे ले ले, भाई मेरे पास ब्रेड है, ब्रेड में मैंने एक तरफ Cl ऊपर लगा लिया और एक तरफ Cl नीचे लगा लिया ऐसे उसके डायगोनली, फेस डायगोनल कॉर्नर पे, अब मैं जब इसको ना 180 ऐसे रोटेट करूं, इधर Cl था, इधर भी Cl था, अब इसको ऐसे रोटेट कर देता हूं, हो जाएगा ना, तो फिर इधर Cl आ गया और इधर भी Cl आ गया, पहले इधर Cl था, ये फिर भी इधर Cl है ना, इधर Cl था तो अभी भी इधर Cl है, तो अपन बता देंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, पता है अपन को थोड़ा सा देखना होता है कि यार कहीं से मतलब सिमेट्री, वरना अपन को लगेगा ये क्या पढ़ा रहे हो सर C2, इसका फायदा क्या मुझे, अपन से पूछेंगे ना क्वेश्चन में कि किसमें C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री, तो अपन को देखना पड़ेगा, नहीं, अगर किसी में C1 और C2 है, दोनों है, भाई C1 तो सभी में होगा, अपन कहेंगे खूब कैलकुलेट करने का फायदा क्या, C1 तो आपने कहा था C1 तो सभी में होगा, मेरे में भी C1 है, तो घूम के खड़े हो जाओ, तो C1 नहीं कर सकते अपन, C1 तो बताऊंगा ही नहीं, आप पूछोगे कोई भी मॉलिक्यूल लिख दो इसमें C1 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, हाँ है, C1 तो सभी में, तो पूछने का फायदा क्या, तो वो पूछेंगे नहीं, एक्सेस ऑफ सिमेट्री पूछा मतलब एक्सेप्ट C1 ही पूछा था। इसकी बात करेंगे तो अब आपने 3 ले लिए भाई ऐसे, भाई 3 Cl ऐसे होंगे जो आपको दिख रहे हो, मतलब एक इधर 2 ऐसे हो गए Cl और एक इधर ऐसे, अब तीनों को घुमा दो 60 डिग्री, तो C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, मतलब इससे इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर एक्सेस बनाओ, सेंटर से अपन एक परपेंडिकुलर एक्सेस बनाएंगे यहां से ऐसे, इस सेंटर से, और उस परपेंडिकुलर एक्सेस को अगर अपन रोटेट करेंगे तो C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री आ रहा है अपन को, C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री इसमें, राइट, इसकी बात करें अब इसमें बताओ, तो अपन कहेंगे सर बिल्कुल ऐसे ही बताया आपने, इसको ऐसे कर दो जैसे अभी बताया आपने, इसमें वैसे उसमें कर दूंगा, देखो अगर कोई डाउट है तो,
अगर किसी को कोई डाउट है तो वो बता सकता है कि नहीं मुझे डाउट है, आप बताओ, तुम बताओ। ये तो एक कंडीशन मतलब एक्सोसिमेट्री तो सभी मॉलिक्यूल में होता है, राइट ना, इसलिए ज्यादा अपन को कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है। मतलब अपन को समझ में आ गया कैसे एक्सोसिमेट्री कैलकुलेट करते हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछेंगे, आप बता सकते हैं एग्जाम, और अपन बाकी क्वेश्चन आप शीट से सॉल्व करोगे ही करोगे। तो अब एक और पॉइंट लिखते हैं अपन, जो कि अपन को कंडीशन चाहिए होता है, विच विल आल्सो बी द कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, जिसको अपन कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी बना देंगे। अब जी में अपन क्या करेंगे, जी में 1 एक्सोसिमेट्री नहीं, जी में तो 3 हो सकता है ना, 1 तो सभी में होगा, 1 तो सभी मॉलिक्यूल में है, लेकिन जी में मतलब अगर अपन इसी को ना उसी प्लेन में ऐसे रोटेट करें, इसको ना सेंटर से, तो ऐसे ऐसे आपका रिंग है, और इसी से जो एक्सेस ऐसे है ना, इसको रोटेट करो आप, तो ये वाला सीएल इधर चला जाएगा, ये वाला सीएल इधर आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, तो उसमें एक्सोसिमेट्री है ना, राइट ना, तो उसमें एक्सोसिमेट्री है ना जी1। अब अगर डाउट है तो आप लिखो फिर से, जीवन में या किसी में भी डाउट है तो आप फिर से लिख दो, ये फिर से एक्सप्लेन करो, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। कोई और डाउट है तो बताओ। जी मैंने आपको बताया, अगर आपको डाउट है अभी भी जी में तो आप बताओ, मैं कर देता हूं। है किसी को डाउट, ये समझ में आ गया? नहीं, चलो भाई ठीक है। तो अगर कोई डाउट आता है तो आप बता सकते हो कि सर इसमें डाउट आ रहा है, बताओ आप। चल दूसरा देखते हैं, थर्ड कंडीशन की बात। मॉलिक्यूल मस्ट नॉट हैव, या अपन ऐसे लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल मस्ट हैव नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज, impossible mirror image. All molecules which have all molecules which have non-superimposable mirror image is called non-superimposable mirror image. Mirror image is called chiral molecule. Is called chiral molecule. चलेगा ना, मैं जूम ठीक कर लेता हूँ, कभी कभी हो जाता है वो। So is called chiral molecule. ये अपने पास chiral molecule आ जाएगा। And if molecule have superimposable mirror image is called achiral, is called achiral molecule. All achiral molecules are optically inactive. All achiral molecules are optically inactive. ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे हमेशा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अपन क्या करेंगे, अपन इसमें कैलकुलेट करेंगे, देखो एग्जाम्पल, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, इसमें मैंने ऐसे लिखा OH है, H है, Cl है और CH। ऑब्वियसली बात है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा तो अपन ऐसे लिखेंगे। अब इसमें एक मिरर लगा देते हैं। अब मिरर आपकी मर्जी, आप कहीं भी लगाओ, इधर लगा सकते हो, मैंने ऐसे लगाया, मेरी मर्जी में ऐसे लगाऊंगा, मेरी मर्जी में ऐसे लगाऊंगा, मेरी मर्जी में ऐसे लगाऊंगा, मैं सामने लगाऊंगा, पीछे लगाऊंगा, कहीं भी लगा सकते हो आप। इसका अपन मिरर इमेज बनाएंगे। मिरर इमेज बनाएंगे तो अपन कहेंगे भाई ऐसे बनेगा मिरर इमेज। आपने कार्बन लिखा है तो मिरर इमेज का मतलब ऐसे हो गया कि भाई OH तो यहीं दिखेगा, ये CH3 दिखेगा, इधर OH दिखेगा, इधर Cl दिखेगा और उधर दिखेगा उनको H। ये मिरर, मतलब ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि भाई देख, मैं अगर ऐसे खड़ा हूं, मैं इधर मिरर लगाया मैंने, तो जब मैं ऐसे खड़ा होऊंगा ना कहीं भी,
और मैं अपना मिरर इमेज चेक करूंगा, तो जैसे मान लो ये मार्कर है मेरे एक हाथ में है और इधर मिरर लगा हुआ है, इधर मिरर के साइड में खड़ा हूं, तो मुझे एक बात अच्छे से पता है कि मार्कर वाला हाथ मेरे पास ही दिखेगा मिरर में, क्योंकि वो मिरर के पास था ना, और ये वाला हाथ जो है मेरा वो मिरर में मुझे दूर दिखेगा। ऑब्वियस सी बात है। आप मिरर में ऐसे थोड़ी होता है, अपन सामने मिरर के खड़े हो जाएं तो ऐसे होगा, सिर मेरा उल्टा दिखेगा, पीछे की तरफ देखेंगे, ये थोड़ी भाई। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मिरर भी मेरा ऐसा बनेगा, इसका मिरर ऐसे बनेगा, ईयर बिल्ड बनना। मैंने भी यही किया कि जो पास में था मिरर के वो इधर भी पास में ही दिखेगा मिरर। तो अपन क्या करेंगे ना, अपन कहेंगे देख ये तो मिरर इमेज बना, अपन कहीं भी मिरर बना के बना सकते थे, बस आपको मिरर बनाना, और जरूरी नहीं कि अपन ऐसे लिखेंगे, अपन तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देख किसी मॉलिक्यूल को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल भी ले लेता हूँ। अपन कहेंगे नहीं सर ये तो आपने 2 डायमेंशनल लिखा, आप 3 डायमेंशनल बताओ मुझे। ठीक है, तो कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी ले सकता हूँ, मुझे तो ग्रुप और एटम अटैच करने हैं, कर देता हूँ। मेरे पास ये सपोज CH3 है, इधर मैंने इसको Cl लिखा, इधर मैंने इसको H, तो इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो बना दो, इधर C इधर OH दिखेगा, ये इधर मिरर के पास है तो ऑब्वियस सी बात है उधर भी मिरर के पास ही दिखेगा, तो अपन कहेंगे हाइड्रोजन ऐसे दिख रहा होगा, Cl ऐसे दिख रहा होगा और CH3 ऐसे, ये मिरर, जैसे मिरर में अपन खड़े होकर देखते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है, अब इन मॉलिक्यूल्स को आपस में सुपर इम्पोज करना है, तो कैसे सुपर इम्पोज करते हैं वो देखते हैं। आप मॉलिक्यूल को ऐसे उठाओ, इधर ले जाओ और इस पे रखो। अगर ये सारे एटम मतलब CH3 से ये सुपर इम्पोज हो जाए, H से सुपर इम्पोज है, Cl से सुपर इम्पोज होगा और OH से तो सुपर इम्पोज हो रहा है, इसमें तो नहीं हो रहा। इसमें क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि देखो सर, जब आप इसको ले जाके इस पे रखोगे तो ये हाइड्रोजन इस पे आएगा, क्योंकि आपने ऐसे कहा था इसको उठाओ, इधर ले जाओ और ऐसे रख दो। तो अगर इसको उठा के ऐसे लेके आके इधर रखूंगा तो हाइड्रोजन इस पे आएगा, Cl इस पे आएगा, मतलब नॉन सुपर इम्पोज। एक भी अगर डिफरेंट एटम आपस में कोइंसाइड कर रहा है, डिफरेंट एटम, तो वो नॉन सुपर इम्पोज कर रहा है। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, एक बात बताओ आप ये कैसे बता रहे हो, एक बार फिर से बताओ। पता कैसे बता, देख अगर मैं कहूंगा तो ये दोनों आपस में मेरे हाथ, दोनों आपस में मेरे इमेज है, ये देखो इधर ना, थंब इधर है तो इधर ही दिखेगा पास, ऐसे सुपर इम्पोज, दोनों आपस में मेरे इमेज है। अब इनको सुपर इम्पोज जब करना है तो कैसे करेंगे, ऐसे आएगा, नहीं हुआ ना, थंब थंब से सुपर इम्पोज। अपन कहेंगे ऐसे कर दूं तो ऐसे थोड़ी करना होता है, ये थोड़ी सुपर इम्पोज होता है, ऐसे बनाएंगे पेपर पे तो ऐसे लेके आना पड़ेगा, तेरे सुपर इम्पोज। आप ऐसे भी कर सकते हो, तुम कहोगे सर मेरी मर्जी, मैं तो इसको ना नीचे ले जाऊंगा, इधर लेके आऊंगा फिर रखूंगा उसे, हाँ तो रखो। क्योंकि अपन किसी भी मॉलिक्यूल को सुपरइम्पोज करने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल को आप उसी प्लेन में कितना भी रोटेट कर सकते हो, आप किसी मॉलिक्यूल को ऐसे कभी नहीं कर सकते, वो गलत है। क्योंकि ऐसे करोगे तो आपने मिरर इमेज बना दिया ना इसका, वो गलत हो जाएगा। आप किसी भी मॉलिक्यूल को अगर उसी प्लेन में रोटेट करते हो ना, तो मॉलिक्यूल का नेचर कभी चेंज नहीं होता, वो मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल रहता है, आइडेंटिकल। आप कितना भी रोटेट करते रहो उसके एक ही प्लेन में, उसको 180 360 आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप उसे ऐसे करोगे तो फिर अपन कहेंगे वो गलत हो गया, वो नहीं कर सकते, वो करोगे तो फिर मॉलिक्यूल दूसरा बन गया। तो अपन क्या करेंगे, दीज आर नॉन सुपर इम्पोसिबल, सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज, दिस इज नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। तो इसकी बात अगर अपन करें तो अपन कहेंगे देखो भाई इसमें तो वैसे ही अपन को दिख रहा है, ये दोनों वेजडेस हैं, इधर से इधर ले जाओगे वेजडेस उधर होंगे और ये CH3 इस तरफ होगा, आप ऐसे लेके जाने वाले हो इसको, नॉन सुपर। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, इम्पॉसिबल मिरर इमेज।
मिरर। अच्छा ठीक है, कोई ऐसे तो बताओ जिसमें सुपर इम्पोज हो जाए। तो ये भी नॉन सुपर इम्पोजेबल था, तो अपन कहेंगे देखो ऐसे है। तो अपन कहेंगे ठीक है, मिरर बना लेता हूं, तो ये ऐसे बनेगा। तो अपन कहेंगे इसको उठा के रखूंगा इस पे, तो सुपर इम्पोज तो हो ही नहीं रहा भाई, CH3 है, लेकिन OH ये वाला Cl पे आएगा और ये वाला Cl जो है वो OH पे आएगा। अपन कहेंगे ये किसने कहा कि मिरर यही लगा सकते हैं? अपन ने कहा था कहीं भी लगा के चेक करो, तो मैं कहूंगा मैं तो यहाँ लगा लेता हूँ, मिरर लगाता हूँ, अब बनाता हूँ। अब उठा के रख दो, उतना ही बड़ा बनेगा, अपन ने इसलिए बनाया वो दिखेगा नहीं। CH3 पे आया, CH3 पे आया, OH पे आया और Cl पे आया। That is super। तो ये वाला जो होगा इसको अपन सुपर इम्पोज करेंगे। तो अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, ये तो नहीं हो रहा था, ऐसे रख रहे थे तुम, ऐसे तो नहीं हो रहा था, आप अभी बता रहे थे कि Cl पे OH आएगा, OH इस वाले Cl पे आएगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, ऐसा जरूरी थोड़ी है, अपन को वैसे ही दिख रहा है कि ये सुपर इम्पोज हो जाएगा। कैसे? आपने अभी भी बताया था, किसी भी मॉलिक्यूल को मैं रोटेट कर सकता हूं, इसको 180 रोटेट करो और फिर इस पर भाई उसी प्लेन में तो रोटेट कर सकता हूँ ना। आपने कहा था ना 180 जो मर्जी चाहे रोटेट करो, वो मॉलिक्यूल सेम रहता है। इसको 180 रोटेट करो और इस पर रख दो, सुपर इम्पोज बन जाएगा, राइट ना? तो ये सुपर इम्पोजिबल है। अब पता क्या होता है, अगर कोई मॉलिक्यूल में एक एटम ऐसा है जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप हटा होते हैं, तो अपन उसे कहते हैं कायरल एटम। कायरल एटम बाय विच 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड आर अटैच्ड, उसको अपन कहते हैं कायरल। सो आपने कहा कि एवरी मॉलिक्यूल, मतलब एक क्वेश्चन आया अपने पास, अपन देखते हैं कि सर आपने रोटेट करके किया ना सुपर इम्पोज, तो मैं कर सकता हूँ ना। तो मुझसे कहा गया कि सर सो फॉर एवरी मॉलिक्यूल अगर मैं रोटेट करूं, एवरी मॉलिक्यूल इफ वी प्लेस अ मिरर इट विल बी सुपर इम्पोसिबल। नहीं, इसमें तो नहीं किया, मिरर था इसमें तो नॉन सुपर इम्पोसिबल लिखा आपने, इसमें सुपर इम्पोसिबल लिखा। भाई इसमें देखो ना, इसमें आप इसको कितना भी रोटेट कर लो, कुछ भी कर लो, कभी सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। देख लो, आप करके देख लो। आप कहोगे 180 डिग्री रोटेट करूं, करो, OH इधर आएगा, CH3 ऊपर जाएगा और 180 पे Cl इधर आएगा। Cl और H तो ओवरलैप कर जाएंगे, लेकिन इसको 180 रोटेट करोगे तो फिर CH3 ऊपर है तो वो OH पे आएगा, नॉन सुपर इम्पोसिबल। हाँ लिखो, मिरर डाउनवर्ड्स वो करेगी, मिरर डाउनवर्ड लिखेगा, हाँ लिखो। अभी मिरर डाउनवर्ड लिखा, तो इसमें डाउनवर्ड मिरर में अपन इसको क्या करेंगे, भाई CH3 ऊपर होगा, मैं बना लेता हूँ ना, थोड़ा सा इसको बनाता हूँ। ये नॉन सुपर इम्पोसिबल लिखा था मैंने, आपने लिखा होगा। तो मान लेते हैं अपन ऐसे, इधर बना दिया मैंने, ये बन गया मेरा। तो इधर CH3 है, इधर कार्बन है, इधर OH है, इधर H है, इधर Cl है। कर लो सुपर इम्पोज, नहीं हो रहा। गॉट इट ना? ये आप कुछ भी रोटेट करो, कुछ भी करो, नहीं, ठीक है ना? तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिल गया। अब उसी पे तो आ रहा था, जो तुम लिख रहे थे ना, उसी पार्ट पे आ रहा था कि देख,
अगर किसी कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच ना, वो कभी उसमें सुपर इम्पोज कर नहीं। और अगर 2 ग्रुप सेम है तो सुपर इम्पोज हो जाएगा, देन दैट इज नॉट कायरल। भाई कायरल तो आपको कहते हो जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, तो इसमें तो कायरलिटी है ही नहीं, क्योंकि कायरल है ही नहीं उसमें, तो अपन कहेंगे दिस इज नॉट अ कायरल, ये कायरल एटम नहीं होगा, नॉट अ कायरल, क्योंकि इसमें 2 सेम हो गए ना, इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो ये कायरल। अब पता क्या, ऐसे सारे मॉलिक्यूल, all molecules in which only one chiral center is present, सारे के सारे ऑप्टिकल, all molecules which have only one chiral is always optically active. Optically, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो अपन कहेंगे सर ये चीज तो आपने वेरी फर्स्ट पॉइंट में भी यही लिखा था, बस कायरल नहीं बोला था वहां पर, लेकिन आपने वेरी फर्स्ट पॉइंट में भी ये लिखा था कि अगर कोई भी एटम ऐसा है जिससे 4 ग्रुप रेगुलर टेट्राहेड्रॉन में अटैच्ड है तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये पॉइंट तो आपने वहां भी लिखा था, यहाँ भी लिख रहे हो। ठीक है, अब दूसरी बात, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, इसका मिरर इमेज बना, ऐसे इसका मिरर, इसका मिरर इमेज भी बना, लेकिन इसमें कायरल एटम भी है, ये कायरल एटम, ये कायरल एटम भी है, 4 डिफरेंट ग्रुप है ना, 1 2 3 4, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो क्यों, इस प्लेन से देखो ना, उधर और इधर एक जैसा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इक्वली 2 प्लेन में डिवाइड हो, इक्वली 2 प्लेन में डिवाइड हो, और प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए आपने मना किया था कि भाई अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो अपन 2 वर्ड पढ़ता हूं, एक होता है एसिमेट्री और एक वर्ड होता है डिसिमेट्री। एसिमेट्री का मतलब होता है देयर इज नो, एसिमेट्री का मतलब है देयर इज नो cos एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और डिसिमेट्री का मतलब है देयर इज नो cos, देयर इज नो cos, मतलब सर कायरल सेंटर है फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, हाँ क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो अभी तो आप कह रहे थे कि कायरल सेंटर होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो उसमें साफ साफ बोल रहा था मैं, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ही कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें तो नीचे वाला भी कायरल सेंटर, उससे लिख लो 4 डिफरेंट ग्रुप, 2 कायरल सेंटर होते ना, अगर एक ही कायरल सेंटर होता तो मैं ऑप्टिकली एक्टिव बता देता, एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो मुझे पास पास भी चेक करना पड़ेगा, तो अगर किसी मॉलिक्यूल में हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी बतानी है तो मुझे पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 इन सबको चेक करना होगा। कायरल का मतलब सिर्फ ये होता है कि नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज है, लेकिन इसका मतलब कायरल मॉलिक्यूल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो ऑप्टिकली एक्टिव बोल देंगे हम, क्योंकि कायरल सेंटर अगर प्रेजेंट है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह भी हो सकता है। So this is one of the conditions, sufficient condition नहीं बोल रहे, लेकिन
अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें डिसिमेट्री है, मतलब ये दोनों नहीं, मतलब अब इतना सारा पढ़ने के बाद सर मैं क्या चाहता हूं कि अपन को एक मिनिमम कंडीशन बता दो सर, इतना सारा तो हम नहीं देखने वाले, आप मिनिमम कंडीशन बताओ कि क्या देख के बोल दूंगा कि ऑप्टिकली एक्टिव। आप अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑप्टिकली एक्टिविटी चेक करना चाहते हो तो आप सिर्फ उसमें चेक करना कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो और सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, ऑप्टिकली एक्टिव, उसमें सारे कंडीशन अपने आप आ जाएंगे। अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, दिस इज द मिनिमम कंडीशन फॉर द मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, उसको डिसिमेट्री। All disymmetric molecules are optically active, so that is the minimum condition। मतलब अगर मुझे ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है तो मैं मिनिमम क्या चेक कर लूंगा, डिसिमेट्री चेक। तो मिनिमम कंडीशन फॉर ऑप्टिकल, मिनिमम कंडीशन फॉर मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ये हो जाए। अब आज अपना 1 घंटे का क्लास था, अपन अभी रुक जाते हैं, अपने 2 आवर्स का क्लास हो गया। 2 आवर्स का क्लास मतलब ठीक, जनरली क्लासेस अपन 2 घंटे का ही रखेंगे, उसमें थोड़ा पढ़ पाते हैं, 1 घंटे की क्लास में कुछ कर ही नहीं पाते। अब मैं इसके बाद एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ कि अपन इनको चेक तो करें मॉलिक्यूल में, कैसे चेक करेंगे सभी। तो अपन रुकेंगे आज, होमवर्क मैंने आपको